Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry chapter number 5 FLP1 paper. There will all application, understanding and knowledge based paper in this. The questions in this paper. There are total 31 questions. Full board pattern, 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. So now first of all multiple choice questions. Multiple choice questions की एक टेक्निक है विच इज़ कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्किप द मोस्ट अनरिलेटेड ऑप्शंस फ्रॉम दैम. ओके, तो आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा कि आप उन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा नॉन रिलेटेड हैं वो 2 ऑप्शन स्किप करें. पहले आप वो ढूंढ लें कि जो इस MCQ के साथ मैच कर ही नहीं सकती, उन दोनों को आप निकाल दें. देन आपके पास जो 2 ऑप्शंस बचती हैं उनमें से यू हैव टू सिलेक्ट दैट विच वन इज़ द क्लोजेस्ट एंड दैट वुड बी द राइट आंसर. सो ये टेक्निक अगर आप एवरी MCQs में अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द राइट आंसर ईजीली. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको आंसर नहीं पता होता, लेकिन जब आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो मे बी यू कैन, इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट द राइट आंसर. So let's start. First of all, Charles describe how gases tend to expand when heated in. Okay, so ये आपके साइड बॉक्स का क्वेश्चन है और इसमें years मेंशन है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो A और D ऑप्शन हैं, अच्छा पहले मैं आपको दिखा देती हूँ. चार्ल्स लॉ में कहाँ पर है ये? हेयर ये साइड ऑप्शन है. यहाँ पे इन्होंने 1802 मेंशन है कि इसमें डिस्क्राइब किया हाउ गैसेस टेंड टू एक्सपैंड. ओके, यानी 1802 राइट है. बट देखिए अगर चार्ल्स लॉ का आप ईयर देखें तो वो 1787 है. तो मैं यानी आपके पास 1802 राइट आंसर है और जो बाकी की ऑप्शंस हैं वो इससे रिलेट नहीं कर रही. तो वैसे ईयर है तो इस ईयर को आपको याद करना पड़ेगा, आप इसको लगा सकते हैं इजीली. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर. इनमें से वेपर प्रेशर किसका सबसे ज़्यादा होगा? ओके, सो इसमें हम कह सकते हैं कि हमें पता है वेपर प्रेशर जिसका मास सबसे ज़्यादा होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है. ओके यानी कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, यू कैन से. तो जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स का जो है वो बल्क में होने से उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उनका एक दूसरे को तोड़ना और निकलना, वेपर्स बनना मुश्किल हो जाता है. यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मास है तो उसका फिर आप निकाल दे के उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है, यानी जिसका साइज स्मॉल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे अगर आप 8 और 7 देखें यू कैन सी इनके साइज़ कितने ज़्यादा होंगे. इनमें 8 7 कार्बन है, इतने ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं, तो इन दोनों के साइजेस बहुत ज़्यादा हैं. तो इसलिए इनके वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होंगे क्योंकि इनके वेपर्स ईजिली नहीं बन सकते. इसलिए आप इन दोनों को स्किप कर देंगे. नेक्स्ट यू हैव दीज 2 ऑप्शंस. तो इसमें से आपको वेरी क्लियर है कि मास किसका कम है? कार्बन 5 का. सो इसलिए ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन इज, इनमें से सस्पेंशन कौन है? तो हमारे पास ऑप्शंस में अगर आप देखें तो जो पेंट है ये तो आप बिल्कुल ही स्किप कर सकते हैं बिकॉज पेंट इज़ अ ओके सस्पेंशन की बात हो रही है. ओके, सो इसमें से जो स्टार्च है, ब्लड है, मिल्क है, ये तीनों ही आपके पास कोलाइड की एग्जाम्पल में आते हैं, तो ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे. ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन विच इज़ पेंट. पेंट सस्पेंशन की टाइप है. नेक्स्ट, सॉलिड्स आर डैश एंड डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि सॉलिड सॉफ्ट नहीं होता. आपको पता है सॉलिड आपके घर में जितनी भी सॉलिड चीज़ें ज़्यादातर वो हार्ड होती हैं. दैट मीन्स सॉफ्ट आपका रॉन्ग ऑप्शन है. अगर आपका सॉफ्ट रॉन्ग ऑप्शन है दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज भी आप नहीं कर सकते. तो डी भी आपका खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली वो भी रॉन्ग हो गया. नाउ यू लेफ्ट विथ सी एंड ए. ओके, सो सी एंड ए में से अगर आप देखें तो ए है रिजिड यानी कि सख्त, तो ए आपका राइट ऑप्शन है. ओके, नेक्स्ट है 760 मिलीमीटर मर्करी किसके इक्वल है? तो इसमें से बी ऑप्शन बिल्कुल ही अनरिलेट करती है. ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह के ऑप्शन का. इसको हम निकालेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो है
आपके पास 1 पास्कल में भी इतने नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी आप स्किप करेंगे। ए और डी ऑप्शन में से आपके पास हो सकता है, ठीक है। अब मिलीमीटर मरकरी को टूर ही कहते हैं, तो अगर यहाँ पे उसने टूर लिखा है तो फिर यहाँ पे उसको 760 टूर लिखना चाहिए था, फिर ये करेक्ट होता, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर मरकरी इज टूर, तो 760 मिलीमीटर मरकरी मीन 760 टूर, तो 760 टूर या टर जो भी इसको प्रोनाउंस करें वो यहाँ पे होता, तो दैट देन इट वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन, बट नाउ इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, ओके। सो डी ऑप्शन इज लेफ्ट विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 1 ATM जो है उसमें होते हैं 760 टूर, और टूर को ही मिलीमीटर मरकरी कहते हैं, यानी 1 ATM में होते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड, ओके। सो इसमें हमारे पास जो एवेपोरेशन है ये बिल्कुल भी इनकरेक्ट है ऑप्शन, क्योंकि ये तो एक लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें क्रिस्टल्स भी ये इसमें नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ रिलेट नहीं करता। एलोट्रोपी और ट्रांजिशन रिलेट करते हैं, ओके। लेकिन ट्रांजिशन जो है ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक सॉलिड की एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो ये टेम्परेचर है, दैट्स वाई ये भी इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि एक सॉलिड अगर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट में जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, ओके। तो बच्चे स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकती क्योंकि सॉलिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किसी की भी नहीं होती हैं, ठीक है। सो आपके पास बाकी ये ऑप्शंस बचती हैं, इसमें आप स्मॉल फ्यू तो वैसे ही स्किप कर दें क्योंकि ये वर्ड आप मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लगता है फोर्सेस के लिए, या तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, तो स्मॉल फ्यू आपका वैसे ही स्किप हो गया। आपके पास 2 ऑप्शन बची जिसमें से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो सॉलिड होते हैं, तो लिक्विड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लिक्विड वीक होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, ओके। सो वी ऑप्शन इज करेक्ट, लिक्विड की फोर्सेस वीक होती है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स हाइड्रोजन डिफ्यूजन इज फास्टर देन ऑक्सीजन। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। सो बिकॉज वैसे भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का मास होता है ओनली 2, H2 का मास 2, लेकिन O2 का मास आपको होता है 32, तो आपको इससे पता चल रहा है कि 1 टाइम और 2 टाइम का सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। 1 टाइम 2 टाइम आपका वैसे ही स्किप हो जाता है। आप आएंगे बी और सी ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपके पास बुक में भी रिटर्न है सी ऑप्शन इज करेक्ट 4 टाइम्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस। तो भाई लिक्विड कितनी डेंसर होती हैं देन गैसेस, तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ तो इसमें नहीं आ सकती, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों बचती हैं, तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है गैसेस का यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है लिक्विड की डेंसिटी का यूनिट, तो दैट मीन्स 1000 का फ़र्क है, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में 1000 का फ़र्क है। बी ऑप्शन इज करेक्ट 1000 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 10 है इन विच यूनिट गैस डेंसिटी इज मेजर्ड। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि डेंसिटी ऑफ गैस है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो बच्चे थर्मामीटर तो आप इसमें से निकाल दें, बिकॉज थर्मामीटर आपके घरों में टेम्परेचर यूज़ करने के लिए आप यूज़ करते हैं, प्रेशर के लिए नहीं यूज़ करते, टेम्परेचर के लिए, इसलिए सी ऑप्शन निकाल दें। बाकी जो ऑप्शंस हैं इसमें से बेटा मैनोमीटर तो लैब के अंदर प्रेशर मेजर करने में यूज़ होता है, जबकि बैरोमीटर आपका राइट आंसर है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने में यूज़ होता है। लास्ट ऑप्शन है द गैस विद मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन इज। इसमें से सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कौन फास्ट करता है बच्चों, तो इसमें आप फ्लोरीन क्लोरीन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्किप कर देंगे बिकॉज ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मैसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें तो सबसे स्लो डिफ्यूजन करनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्यूजन के लिए आपका मैस सबसे कम होना चाहिए, तो हीलियम और हाइड्रोजन के मैसेस कम होते हैं। इनमें से भी अगर आप देखें हाइड्रोजन का मैस ओनली 1 है, हीलियम का मैस 2 है, और सॉरी 4 है, और हाइड्रोजन को अगर आप H2 की फॉर्म में लिखें इसका मैस भी 2 है, तो इसका मैस हीलियम से कम है, तो दैट मीन्स ये फास्ट डिफ्यूजन करेगा, डी ऑप्शन। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइंड मैटर। मैटर की डेफिनेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। Example, for example, you can write chair, table, water and us. हम खुद भी मैटर ही हैं क्योंकि हम भी
हमारा भी कोई मास है, हमारा वेट होता है और हम भी किसी जगह पे बैठे हैं या खड़े हों तो हम जगह घेरते हैं, वी हैव अ वॉल्यूम। नेक्स्ट है व्हाट इज इफ्यूजन की डेफिनेशन आएगी, एग्जांपल आएगी, आपकी बुक में डेफिनेशन मेंशन है। इट्स escaping of gas molecule through a tiny hole into a space with lesser pressure। ठीक है, एग्जांपल है when a tire gets punctured air fuses out। ओके, क्या होता है कि जब किसी जगह पे एक स्मॉल होल हो तो उस होल के अंदर से अगर गैस के मॉलिक्यूल एक जगह उस जगह के अंदर से निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहे हों तो दैट इज़ कॉल्ड इफ्यूजन। जैसे टायर में अगर सुराख हो जाए, टायर पंक्चर हो जाए, तो टायर के अंदर जो ज़्यादा गैस भरी होती है वो मॉलिक्यूल्स एक एक करके वहाँ से निकल कर एयर में चले जाते हैं जहाँ पे गैस का प्रेशर कम होता है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमारे पास है डेफिनेशन हेयर। It is defined as the pressure exerted by a mercury column of 760 millimeter height at sea level। इसके साथ आप यूनिट्स लिख सकते हैं कि 1 atm is equals to 760 millimeter mercury is equals to 762। ओके, और ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द प्रेशर exerted by atmosphere at sea level, यानी कोई सी लेवल पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसको एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर फील हो रहा है, that would be called as standard atmospheric pressure। इसके अलावा अगर कोई मरकरी का कॉलम हो जिसमें मरकरी फिल की बीकर के अंदर अगर मरकरी फिल किया और उसके ऊपर हम एक उल्टा कॉलम रखते हैं, टेस्ट ट्यूब रखते हैं, तो जब हवा का प्रेशर पड़ता है तो मरकरी उसमें 760 हाइट तक राइज करती है। तो उससे पता चलता है कि हवा का प्रेशर 1 atm है, इसलिए मरकरी ने 760 हाइट पर गई है, तो ये 1 atm 760 के इक्वल है। नेक्स्ट है व्हाट आर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो 2 डिवाइसेस हैं। हेयर यू कैन सी बैरोमीटर जो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और मैनोमीटर जो कि लैब में प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कार्बन की कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है। ओके, सो कार्बन की बच्चे यू कैन राइट ऑल फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें बच्चे, डायमंड है, ग्रेफाइट, बकीबॉल्स। ओके, सो ये ऑल फॉर्म्स है कार्बन की और ये सारी ही स्टेबल होती है। नेक्स्ट है वाई द डेंसिटीज ऑफ गैसेस आर लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड। तो गैसेस की डेंसिटी क्यों कम होती है, उसमें आपके पास रीज़न है हेयर, बिकॉज डेंसिटी बच्चे डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पे, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जिस चीज़ का मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी। तो बिकॉज जो गैस है उसकी डेंसिटी लाइट होती है लिक्विड से, बिकॉज उसका मास कम होता है। जब गैस का मास कम होगा तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर होंगे, दैट मीन्स वो थोड़ी हल्की होगी, डेंसिटी उसकी कम होगी। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न है कि गैस जो है वो वॉल्यूम भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो वो ज़्यादा जगह घेरती है। तो जिस चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये आप लिखेंगे इट इज़ ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग। इनमें आपने कन्वर्जेंस करनी है। सो लेट्स डू दैट। 70 सेंटीमीटर मरकरी टू atm। सो सेंटीमीटर मरकरी को atm में करना है, तो हमने जो रिलेशन पढ़ा हुआ वो मिलीमीटर मरकरी और atm। पहले आप रिलेशन लिखेंगे कि 1 atm इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर मरकरी। ओके, सो मिलीमीटर मरकरी जो है, पहले आपको सेंटीमीटर मरकरी को मिलीमीटर मरकरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको atm में कर सकते हैं। सो 70 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लें। आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं।
70 डिवाइडेड बाय 100 जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7 मीटर आ जाएगा, मीटर मरकरी। ठीक है, ये सेंटीमीटर से मीटर में चला गया। अब मीटर को मिलीमीटर में करने के लिए 1 मीटर के अंदर होते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, यानी कि अगर आप 0.7 मीटर मरकरी को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर मरकरी में। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर आएगा 0.7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो इट विल कम 0.0007। ओके, सो ये मिलीमीटर मरकरी है। ओके, ये आपके पास अभी हमने सेंटीमीटर मरकरी को मिलीमीटर मरकरी में चेंज किया। अब हम इसको एटीएम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 एटीएम में 760 मिलीमीटर मरकरी है, तो दैट मीन्स हम इस वैल्यू को 760 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 0.00730 है पॉइंट के बाद। इसको जब आप 760 से डिवाइड करते हैं, ओके, सो यू विल गेट 0. दिस वैल्यू। ठीक है, पॉइंट के बाद 6 zeros आते हैं और फिर 92 आता है। दिस एटीएम। ओके, यानी कि 70 सेंटीमीटर मरकरी में इतने एटीएम पाए जाते हैं। ओके, सो ये आपके पास एक आंसर है। सेकेंडली उसने पूछा है 3.5 एटीएम को टूर में चेंज करें। इट्स वेरी इजी। ओके, सो ये आपका ए पार्ट था क्वेश्चन का। नाउ दिस इज अ बी पार्ट। सो इसके लिए भी वही रिलेशन है, 1 एटीएम इज इक्वल कितने के होता है, 760। यहाँ पढ़ा था मिलीमीटर मरकरी या टूर एक ही बात होते हैं, इसलिए 760 टूर भी लिख सकते हैं। ओके, सो अगर 3.5 एटीएम हो जाए तो कितने टूर हो जाएंगे, 3.5 मल्टीप्लाई 760। So when you solve, it will come out 2660 टूर। ओके, 3.5 एटीएम में इतने टूर होते हैं। सो नाउ सी में भी पूछा 1.5 एटीएम को पास्कल में चेंज करें। ओके, 1.5 ATM to Pascal. So guys, 1 ATM is equal होता है 101,325 पास्कल के। So अगर you have 1.5 ATM, then 1.5 multiply by 101,325, तो जो अब आपका आंसर आएगा वो पास्कल में होगा। सो आंसर इज 151,987.5 पास्कल। इस तरीके से आप ये कन्वर्जेंस करेंगे। So next is why is white tin available at room temperature? So you will write because white tin is a stable. Okay, you can write the transition temperature of tin is 13.2 degrees C. That means tin gray converts to tin white at 13.2 degree temperature. That's why 13.2 temperature greater than 13.2
there will exist tin white. Okay, so room temperature is also 25 degrees C, so tin white can exist at room temperature. Okay, और ये आपके पास बुक में भी लास्ट में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, जब 13.2 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो टिन वाइट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ रूम टेम्परेचर की बात हो रही है जो कि 25 होता है, तो 25 13 से ज़्यादा है, दैट मीन्स उस पर टिन वाइट एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन कंप्रेसिबिलिटी। सो यहाँ पे है कंप्रेसिबिलिटी, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। When gases are compressed, the molecules come closer to one another and occupy less volume as compared to the volume in the uncompressed state. ओके, कि गैसेस जो हैं उनको दबाया इसलिए जा सकता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। जब हम उन्हें दबाते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और पहले गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन जब उन्हें दबाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स के पास आने से वो कम जगह घेरती हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। Why gases are compressible? Again, gases are compressible due to the empty spaces present between them. Next, whether the densities of a gas decrease on cooling? No. Densities of a gas does not decrease on cooling. ठीक है, क्योंकि जब आप ठंडा करेंगे मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होती है कूल करने पे, कम नहीं होती। Next, state Boyle's law. So here Boyle's law की definition: the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. और formula आ जाएगा V is inversely proportional to P. Okay, आप final expression लिखेंगे P1 V1 is equals to P2 V2. कि क्या कहता है बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच यूनिट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। तो ब्लड प्रेशर के लिए आपके पास यहाँ पर नीचे दिया गया एक बॉक्स, उसमें मेंशन है हेयर in which units blood pressure is measured. So you can write blood pressure is measured using a pressure gauge. तो आप इसको फुल ना लिखें, you can keep it short. आप लिखें यहाँ से blood pressure is reported by two values such as 120/80 which is a normal blood pressure. Okay. और यहाँ पे you can write both of these pressures are measured in 2 units. Okay. तो मेनली तो उन्होंने यूनिट्स का पूछा, आप ये लिख सकते हैं कि टूर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच यूनिट बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड। तो वो बच्चे हमारे जो जब हम किसी को बुखार होता है और टेम्परेचर डॉक्टर मेजर करता है तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है, नॉट इन सेल्सियस। तभी तो वो बता देता है कि 100 प्रेशर है, 100 आपको बुखार है और 104 बुखार है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नॉर्मल डिग्री सेल्सियस में नहीं हो सकता, वो होता है फ़ारेनहाइट में। ओके, सो यू कैन से बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट स्केल्स। ठीक है, और नॉर्मल उसकी वैल्यू है 98.6 फ़ारेनहाइट, और उसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कि आप इसका आंसर लिखें, ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। सो वो भी आपके पास ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक में ही है। दिस वन, हाइपरटेंशन क्या है कि ज़्यादा टेंशन्स और वरीज की वजह से ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए तो वो हाइपरटेंशन है। उसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स इट्स हाइपरटेंशन। ओके, और हाइपरटेंशन के एडवर्स इफेक्ट क्या हैं कि उससे आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर इफ़ेक्ट हो सकता है, और इससे हार्ट अटैक्स का खदशा भी हो सकता है। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं,
कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। Next, a long question. First, you have a numerical. Okay, again, सबसे पहले आप numerical में स्ट्रक्चर यानी गिवन रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर सोल्यूशन और फिर यूनिट, हर चीज़ लिखेंगे. Then you will get the full marks. And these marking categories are only showing here. When you will do the paper, they will not show. So you must have to keep remember that what are the things you're required to mention during attempting long question or numerical. क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे तो you will not get the full marks. Okay, so volume you have given V1, then temperature T1, then again temperature raise हो जाता है 34 T2 and pressure is constant. Pressure constant से आपको पता चलेगा यहाँ पे चार्ल्स लॉ लगेगा. Okay, अब वो कहता है would you expect the volume double, कि अगर उसका टेम्परेचर उसने 17 से 34 ऑलमोस्ट डबल कर दिया, वो कह रहा है कि क्या वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा. वो आपको कैलकुलेशन से ही पता चलेगा. ओके, सो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. V2 V1 तो ये है, V2 आपने कैलकुलेट करना है. सो लेट्स सॉल्व इट. तो आपके पास है V1 35 dm3. नेक्स्ट यू हैव T1 17 डिग्री सेल्सियस and T2 34 degrees Celsius. Now you can convert these into Kelvin because in Charles' law during calculation you must convert temperature from degree Celsius to degree Kelvin. Okay, if you would not do this conversion your answer will be incorrect. Okay, must you have to convert them into Kelvin. So for conversion how can you do this? You have to add 273. Similarly here you have to add 273. When you will add them you will get answer. Let's do that. Okay, 17 plus 273 comes out to be 290 Kelvin. And similarly 34 plus 273 you will get 307 Kelvin. Now you can use a formula of Charles' law because you have to calculate V2. So formula is V1 over T1 is equals to V2 over T2. So you want to calculate V2. So you can get T2 over here. Okay, इस साइड पे इक्वल की इस साइड पे T2 डिवाइड हो रहा है, जब आप उस साइड पे लेके जाओगे तो वो मल्टीप्लाई होगा. सो आप यूँ लिख सकते हैं इस वाली चीज़ को V1 ओवर T1, साथ में अब ये T2 भी आके मल्टीप्लाई हो गया, ये फार्मूला बन गया. ठीक है, और आप कैलकुलेट क्या करें V2, वैल्यूज़ पुट कर देंगे. 35 divided by 290 multiply 307. So when you will solve it you will get the answer. So it's 37 dm cube. This is the answer. और न्यूमेरिकल में उसने एक और चीज़ पूछी है, will the volume be double? No, you can see here volume was 35, here is 37. Only 2 value of volume has been increased, not its double. So you will write volume is not double. The value of new volume is 37 dm cube. Okay, तो ये आप रिजल्ट स्टेटमेंट भी लिखेंगे और यूनिट dm cube आएगा बिकॉज क्वेश्चन के अंदर जो वॉल्यूम दिया हुआ था उसमें भी यूनिट आपके पास dm cube ही था.
next question is, what is curing with salt to preserve meat? Curing with salt to preserve meat, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन सिंपल ये है कि सॉल्ट को यूज़ किया जाता है गोश्त को सेव करने के लिए। तो उसमें क्या किया जाता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट गोश्त पे लगा दिया जाता है, ठीक है। जो सॉल्ट है उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने बैक्टीरिया अगर हैं, पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया का वर्ड लिखा है। पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया की टाइप है जो कि गोश्त के ऊपर ज़्यादातर एक्ट करती है, फिर डेड एनिमल पे, डेड प्लांट पे, यानी उसके गोश्त पे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है। तो बैक्टीरिया की वो टाइप पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाती है। पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए सॉल्ट लगाया जाता है, ठीक है। सॉल्ट उनकी ग्रोथ को रोकता है, उन्हें किल कर देता है, ठीक है। तो कैसे किल कर देता है कि वो सॉल्ट जो है वो किसी भी चीज़ का पानी निकाल देता है, गोश्त का पानी निकल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से लेकिन जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया जाता है वाटर में और फिर उसको उसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और कितना सोल्यूशन, 20% का सोल्यूशन बनाना है, यानी 20 ग्राम अगर सॉल्ट है तो 100 ग्राम पानी के अंदर 20 ग्राम नमक डाल के तो वो सोल्यूशन जो है वो लगाया जाता है गोश्त के ऊपर, ठीक है। और अगर मतलब बहुत अच्छे से लगाया जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाया जाए, प्रॉपरली मीट के हर तरफ लगाया जाए तो वो सॉल्ट से ही जो है मीट में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह बच सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। यू हैव टू राइट टाइप्स, देन डेफिनेशन, दोनों टाइप्स की, देन आप उसकी यानी आपको लाइन लगा के लिखना पड़ेगा, एक तरफ एमोर्फस सॉलिड, एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और उसी में आप डेफिनेशंस लिखेंगे, एक तरफ एमोर्फस की डेफिनेशन, एक तरफ क्रिस्टलाइन की, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आप डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, एग्जांपल्स भी डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपके पास फर्स्ट डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन आ जाएंगी कि एमोर्फस मीन्स शेपलेस, solids in which particles are not regularly arranged or their regular shapes are destroyed are called amorphous solids। और crystalline कौन से हैं? solids in which particles are arranged in a definite three-dimensional pattern are called crystalline solids, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं सॉलिड, उनका कोई ख़ास अरेंजमेंट होती है, 3D पैटर्न होता है। जैसे कि हमारे घर में नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो उसका एक ख़ास क्रिस्टल शेप होती है। जबकि एमोर्फस हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जैसे रबड़ है पाउडर फॉर्म में, यानी कि कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, इनकी क्रिस्टल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। सेकंड इनका डिफरेंस आ जाएगा कि दे एमोर्फस सॉलिड्स हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और शार्प होते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि फिक्स होते हैं, और दे हैव डेफिनेट सरफेसेस एंड फेसेस, और हर फेस का एंगल होता है क्योंकि क्रिस्टल की फॉर्म में है, तो एक स्पेसिफिक शेप है। फिर एग्जांपल आ जाएगी थर्ड पॉइंट में, प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, और यहाँ पे आ जाएगी NaCl, डायमंड, एक्सेट्रा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन, इट हैज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टाइटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया गया पास्कल्स में, कह रहा है इसको आप ATM में कन्वर्ट करके देखें, ठीक है। पहले ATM में कन्वर्ट करें और फिर ये बताएं कि क्या ये अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर है। तो बच्चे अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 ATM, ओके। तो फिर देखते हैं इसको पहले ATM में कन्वर्ट करके, क्या इसका आंसर 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपने उसी तरह से गिवन रिक्वायर्ड लिखना है, फार्मूला मेंशन करना है, फिर सॉल्यूशन एंड देन यूनिट। सो लेट्स डू दैट। सो इट्स एक्चुअली 10 raised to power 5, ओके। सो आपको प्रेशर दिया गया है 1.6 multiply by 10 raised to power 5 Pascal, and you have to convert it into ATM, okay. So first of all you must know the relationship between ATM and Pascal. So 1 ATM is equals to 101.325 Pascal.
यानी एटीएम एक बड़ा यूनिट है, तो आपको एक छोटे से बड़े यूनिट में जाना है. सो यू विल डिवाइड, ओके, you will divide 1.6 into 10 raised to power 5 by 101325. Then you can get answer in ATM. Let's do that. Your answer is 1.58. Okay, 58. Okay. सो ये आप आंसर लिखेंगे और आगे आप रिजल्ट स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि दिस प्रेशर इज हायर देन द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ 1 ATM. ओके, वो 1 है तो ये 1.58 उससे ज़्यादा ही है. थैंक यू.